2018 10th फेडरल ग्रुप 2 का पास पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें आप देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यह आपको जुबानी याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट लिखी हुई है, इसका फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाई a। तो इस इक्वेशन के अंदर c इक्वल टू 4 लेना है और a इक्वल टू 7 लेना है। जब c की जगह 4 और a की जगह 7 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 4/7 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ये के मेथड के जरिए से जो है हम इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को कांस्टेंट के साथ, यानी कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट। यू विल गेट u ओवर b इक्वल्स के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u विल गेट u इज इक्वल टू v के। इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद अब हम सेकेंड फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ। So after comparison of second ratio with k, we get v divided by w equals k. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v will be equal to wk। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है उसको लिखते हैं u is equal to vk। अब v चला जाएगा और उसकी जगह wk आ जाएगा, तो wk into k wk स्क्वायर। तो u is equal to wk square, alpha option is the correct option. Next MCQ है the fourth proportional w of this proportion is what। आप लोग जानते हो कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज के इक्वल होती है। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। अब w रिक्वायर्ड है तो x को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x, यू विल गेट yv ओवर x। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस रैशनल फ्रैक्शन आर ऑफ द फॉर्म। ये जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है। ये 4.1 यानी टाइप नंबर 1 की पार्शियल फ्रैक्शंस है। कैसे पता चले कि जो है रैशनल फ्रैक्शन है, कैसे पता चला? क्योंकि डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर्स नॉन रिपीटेड और लीनियर है। टाइप नंबर 1 में डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर्स नॉन रिपीटेड होते हैं और लीनियर भी होते हैं। लीनियर का मतलब x की पावर 1 होती है। टाइप नंबर 2 में जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर रेपिटेशन आ जाता है, यानी ये डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ होगा, ये लीनियर फैक्टर है, x की पावर इधर 1 है तो होल पावर जैसे 3 हो गई तो ये 3 दफा रिपीट हो जाएगा। ये टाइप नंबर 2 होती है। टाइप नंबर 3 में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं डिनोमिनेटर्स में, यानी x की पावर 2 होगी। और टाइप नंबर 4 में आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी वजह से क्वाड्रेटिक है और इसकी पावर अगर क्यूब हो जाती है तो ये तीन दफा खुद को रिपीट कर रहा है। तो टाइप 1 को कैसे रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में? a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। If A is subset of B then A minus B is equal to। ये जरा मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। एम्प्टी सेट आता है इसका करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने दो ऐसे सेट लेने हैं कि A B का सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल सेट A ले लेते हैं 1 और सेट B ले लेते हैं हम 1, 2। अब आपको नजर आ रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B, A के सारे मेंबर्स B के अंदर मौजूद हैं। तो अब जरा हम यहाँ से A डिफरेंस B कैलकुलेट करते हैं। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए सेट के अंदर से डिलीट करना है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिलीशन ए के पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उनको आंसर में इंक्लूड करना है। अब देखो कॉमन एलिमेंट ए की है 1, उसको ए के अंदर से इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो, तो ए के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इस आंसर के पास भी कुछ भी नहीं होगा। नो डाउट बी के पास 2 बच गया है लेकिन इट डजंट मैटर। फर्स्ट सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स यहां शामिल होते हैं। सो रिजल्टिंग सेट इज अ सबसेट, एम्प्टी सेट।
A deviation is defined as a difference of any value of the variable from a constant. हम कोई एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने 3 रीडिंग्स ली। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हो अपनी फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो आपने उसकी 3 वैल्यूज निकाली। अब टीचर ने आपको बता दिया कि आपने अपने आंसर को इस फिक्स कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है, कितना डिफरेंस है। तो ये वैल्यू भी कंपेयर होगी फिक्स कांस्टेंट 9.8 के साथ, ये वैल्यू भी फिक्स कांस्टेंट 9.8 से कंपेयर होगी, ये वैल्यू भी फिक्स्ड कांस्टेंट 9.8 से कंपेयर होगी। इसलिए डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितने दूर है, कितना डिफरेंस है दोनों में। The value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of n observations is called harmonic mean. ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज याद करना है। इसकी कैलकुलेशन है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट 45, ये पहले भी पास पेपर्स में आ चुका है। 1/2 एज इट इज लिखा, कोसेकेंट 45 की वैल्यू टेबल में चैप्टर 7 में आप लोगों ने याद की होगी, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब हमें थोड़ी सी और वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है, आप जानते हो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट 2 है इसको एज इट इज लिखा। अब ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 है इसको मैं प्रोडक्ट की शक्ल में यूं लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये एक प्रॉपर्टी है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हो तो वापस आपके पास x आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये देखो आपके पास अगर हम एक ड्रॉ कर दें सर्कल, कंसिडर दिस सर्कल, इस सर्कल की कोई भी आप कॉर्ड ले लो, ऐसा आपने 9th क्लास में भी एक एमसीक्यू में पढ़ा था। कोई भी कॉर्ड लेते हैं, जब उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, राइट बाइसेक्टर मतलब एक तो उसके मिड पॉइंट से पास करेगा, दूसरा ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज होगा। तो किसी भी कॉर्ड का बाइसेक्टर जो होता है, याद रखिएगा हमेशा वो सर्कल के सेंटर से लाई करता है। ये एक रिजल्ट है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल lies on the right bisectors of each of its chord। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिग्रीज, 360 डिग्रीज। तो कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए याद रखिएगा 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस इक्विवेलेंट होते हैं। रेडियन में पूछा जाए तो 2 पाई, डिग्रीज में पूछा जाए तो 360। अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। नो डाउट डायामीटर फिजिकली जो है शेप्स के लिहाज से काफी सारे डायामीटर्स होते हैं, लेकिन मेजरमेंट उसकी एक ही होती है। उसने शेप का पूछा है। कॉर्ड्स भी बहुत सारी होती हैं सर्कल के अंदर, सीकेंट लाइंस भी बहुत बहुत सारी ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा एक ही है। If a chord of a circle subtends a central angle of 60 degrees, then length of the chord and the radial segment are congruent। अल्फा ऑप्शन अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसका कंसेप्ट क्या है। एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में वो कह रहे एक कॉर्ड लेनी है आपने। फॉर एग्जांपल ये हमने एक कॉर्ड ले ली, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के 2 ऑपोजिट पॉइंट्स को मिलाती है। अब कहता है कि ये इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कल पे मिलाओ, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाने से ये जो सेंट्रल एंगल बनता है ये गिवन है 60 डिग्रीज है। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। कहते हैं अगर ये एंगल 60 डिग्रीज हो तो कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट क्या होंगे, ये इक्वल होते हैं। याद रखिएगा क्यों इक्वल होते हैं, इसकी लॉजिक क्या है। ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, हेंस दे आर इक्वल। अगर ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं तो ये इक्वल हैं, और इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज इक्वल साइड्स हैं, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमें नहीं पता ये कितने हैं, तो ये हम लेट कर लेते हैं x है। अगर ये x है तो ये भी x हुआ। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, यानी एक एंगल 60 गिवन था, दो हमने खुद अज्यूम किए,
x प्लस एक्स तीनों एंगल्स का सम हुआ 180 डिग्रीज। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब ये तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज के हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो वो ट्राइंगल जिसके पास तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज हों उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हेंस ये रेडियल सेगमेंट और ये कॉर्ड दोनों इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हुई। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज, इस बात का, ये जो मुश्किल सी अंग्रेजी लिखी हुई है, इस बात का ये मतलब है कि अगर हम एक सेमी सर्कल ने, आप जानते हो सर्कल का ये जो डायामीटर होता है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सच दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी एक सेमी सर्कल ये ऊपर वाला हो गया और दूसरा सेमी सर्कल ये बिलो साइड वाला हो गया। अब किसी एक सेमी सर्कल की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो सेमी सर्कल के अंदर एंगल इंस्क्राइब करने का यह मतलब होता है कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स को सरकमफेरेंस के ऊपर ज्वाइन करो। तो सरकमफेरेंस पे ज्वाइन करने से ये जो एंगल बना ये कितना बना। तो 12th चैप्टर में आपने पढ़ा कि सेमी सर्कल के अंदर ये जो एंगल बनता है ये एक राइट एंगल बनता है 90 डिग्रीज। तो 90 को रेडियन में कन्वर्ट करो, नीचे पाई में सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री से रेडियन में जाने के लिए। फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 2 रेडियन। क्यों है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये एमसीक्यू भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है मैनी टाइम्स, हमने सॉल्व भी किया है। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट कंसिडर किया जाए तो उससे सर्कल की जानिब सिर्फ ये दो टेंजेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा थर्ड टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो इन्हीं दोनों में से किसी एक के ऊपर आके ओवरलैप करेगा। Correct option is beta option.